आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है और सीज फायर के बाद भी जैसा कि हम समझ रहे थे कि हालात हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि कुछ हालात बेहतर हैं, तो वहां जो सामान जा रहा था वो पिछले एक हफ्ते से नहीं जा पा रहा। इसके अलावा वेस्ट बैंक में ड्रोन से हमले, इसके साथ साथ लेबनान पर जिस तरह के हमले हुए, और इससे ज्यादा खतरनाक जो तस्वीर सामने आ रही है वो सीरिया की। सीरिया में खाना जंगी है। खबर यह है कि 50 से 60 लोगों को एक साथ फांसी दी गई है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा वहां पे जो अलवी तबका है, जिसे शिया ग्रुप कहते हैं, ऐसी खबरें हैं कि तकरीबन 1000 लोगों का कत्ल किया गया है। हर तरफ वहां पे हंगामा है, हर तरफ, यानी बहुत ही बदतरीन सूरत हाल इस वक्त सीरिया की है, जो बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर सीरिया की बताई जा रही है। हालांकि उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही बदतर है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि प्रेस मीडिया जो ईरान का है वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है। इसके साथ साथ ओआईसी का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है और ओआईसी ने इस बात की शदीद मुखालफत की है, तरदीद की, कंडम किया है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकाला जाए, कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। ये नामुमकिन है। ओआईसी में फैसला हुआ और इसके साथ साथ एक बड़ी जो सुर्खी चलाई जा रही है सहर टीवी पर, वो ये जो ईरान की एजेंसी है कि इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए, ये खबर। और यहाँ पे गदा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इजराइल का वफ्द दोहा जाएगा, जहां जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल पीर से शुरू होने वाला है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात यानी बातचीत की हामी भरने के बाद भेजा जा रहा है। वफ्द में कैदियों और लापता अफराद के उमूर के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल, यहाँ पे रिटायर्ड गौल हर्ष, और इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट के साबिक नायब सरबराह शामिल होंगे। तो ये खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास का वफ्द जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में पहले से मौजूद है। वफ्द ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से भी मुलाकात की है। और इसमें खास बात जो हमने पहले बताई थी वो ये कि अमेरिका भी बराह रास्त हमास से राब्ते में है, ऐसी खबर है। गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर यह 19 जनवरी से अमल दरामद शुरू हुआ है। ये मुआहदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है और हर मरहला 42 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके दौरान दूसरे और तीसरे मरहले की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी रखना तय पाया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा ही पॉजिटिव, बहुत ही मुस्बत अमल हम इसको करार दे सकते हैं, यहाँ पे जो हम देखने को मिल रहा है। तो ये सूरत हाल यहाँ पे हमने देखी कि क्या इस वक्त के वहां पे हालात है, किस तरह की सूरत हाल है। जहां तक सामानों की बात है तो हूती ने, हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए, मैं 1 मिनट में उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल ने गजा की बिजली पूर्ति काटी। रमजान के पाक महीने में अंधेरे में डूबे 21 लाख फिलिस्तीनी। अब ये भी हरकत सामने आ रही है, यानी हर पल कहीं ना कहीं उलट फेर हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के वार पर ईरानी सुप्रीम लीडर का पलटवार, धमकी पर दिया करारा जवाब। खामनाई ने अमेरिका को कहा बदमाश। मैं इस पे और आगे भी जाऊंगा। तो इस तरह की कई अपडेट्स जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और बात करूंगा कि आखिर कैसे
ट्रंप के गादा प्लान के खिलाफ अरब देश, बताया मानवता के खिलाफ अपराध, जैसा कि अभी हमने कहा है। तो अरब में मंडरा रहा एटमी विनाश का खतरा, ट्रंप के टारगेट पर ईरान। इस तरह की अलग अलग खबरें हैं। तो हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए हैं। मैं उन्हें जल्दी स्क्रीन पर ये लेकर के आ गया। और जब कैप्टन साहब रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो हमारा अपना थोड़ा-सा है कि एक अपने लोगों को बता दें कि क्या है। कैप्टन साहब का बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और कैप्टन साहब आज बहुत मूड में नज़र आ रहे हैं, सूटेड बूटेड जिसको कहते हैं। लेकिन कैप्टन साहब बहरहाल रहते ही ऐसे हैं। और मैंने तमाम जो जानने वाले हमारे हैं, जिनका ताल्लुक मिलिट्री से, फोर्स में, वो उनसे सीखना चाहिए। वो हमेशा इसी अंदाज में रहते हैं और ये बड़ा अच्छा भी लगता है। हमारे उस्ताद प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब ने मुझे ताकीद की थी, हिदायत की थी कि जब भी घर से निकलो या कहीं, तो इस तरह से रहो कि कहीं भी जा सको, किसी से बात कर सको, किसी से मिल सको, इस अंदाज से निकलो। ये ना हो कि किसी से कोई कह दे मिलना है तो कहना रुक जाइए, अच्छा फिर हम चेंज करके आते हैं। मतलब ये पोजीशन नहीं रहनी चाहिए, ये हमने सबक सीखा और इसको हमने गांठ बांध ली। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कहीं भी रहूं, कैसी भी रहूं, तो इस लिबास में रहूं कि कम से कम अगर कोई दो लोग मिल जाए तो शर्मिंदगी ना हो। तो लेकिन आप लोगों से भी हमने बहुत सीखा है, बड़ा साथ रहा। मीडिया वालों का तो सभी से साथ होता है, आपको पता है। तो बहुत-बहुत इस्तकबाल है कैप्टन साहब। हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट है, वॉर एक्सपर्ट है और जियो पॉलिटिक्स के मास्टर। और इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, नेटो की बात करें, या इधर आप आ जाइए ईरान, पूरा इधर का खित्ता जो है, तो उस पर जिस तरह से आपकी गिरफ्त है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और थोड़ी देर में हमारे साथ फजील साहब भी जुड़ेंगे और बारी मसूद साहब भी। हमने खुद ही उन्हें कहा कि थोड़ी देर ही में आप जुड़िएगा। हम तब तक कैप्टन साहब से अपडेट भी ले लें और कैप्टन साहब को भी सुन लें। कैप्टन साहब, जैसा कि हमने बताया कि कुछ पॉजिटिव जेस्चर तो हैं गाजा को लेकर के, तो क्या क्या लगा, आपके पास क्या अपडेट है, और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी हाँ, गाज़ा को लेके सब अच्छी खबरें ही आ रही हैं। हाँ, ठीक है, इज़राइल ने बिजली बंद कर दी है रमज़ान के पाक महीने में, बहुत ही दुःख की बात है। लेकिन अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि अरब लीग ने अब तय कर लिया है कि यूरोपियन यूनियन के मदद से वो गाज़ा का अपना खुद का एक रीडेवलपमेंट प्लान बनाएँगे। तो अगर यूरोपियन यूनियन और अरब लीग के देश पहल करें, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को गाज़ा में टांग अड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये भी खुशी की बात है कि अ, जो बातचीत बातचीत अब तक काहिरा में हुई मिस्र में वो सही रास्ते पर चली और अब इज़राइल का जो डेलीगेशन है कतार में नेक्स्ट राउंड की बात के लिए जा रहा है। तो हम सब 2 मार्च से साँस रोक कर इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले दौर की जो सीज़ फायर की जो बातें हैं फाइनली सब एग्रीमेंट हो जाएगा और फेज़ 2 चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कतार में जल्दी से कोई अच्छी खबर आएगी। हाँ, एक साइड शो सीरिया में भी चल रहा है, जहाँ पे कि बशर अल-असाद साहब के जाने के बाद से जो एसटीएस के लड़ाके हैं, वो ज़ाहिर बात है बशर साहब के जितने सपोर्टर्स थे, उनको घेर-घेर कर उनको परेशान कर रहे हैं। वो अलावाइट कम्युनिटी से थे। तो जो जैसे पश्चिम वेस्टर्न सीरिया में जो इलाका समुद्र के पास है, लताकिया का इलाका, वहाँ पे अलावाइट कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है। तो एसटीएस जो है अब वेस्टर्न सीरिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है और क्योंकि अलावाइट्स ने हमेशा बशर अल-असाद का उनके पिताजी का भी साथ दिया था, वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो अब अलावाइट्स को भी परेशान किया जा रहा है। बड़ी तादाद में उनको मारा जा रहा है। कुछ लोगों को गोली से मारा जा रहा है, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दी जा रही है। फांसी क्या बस लटका रहे हैं पकड़-पकड़ कर। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है गाज़ा में ऐसे अच्छी तरह से
सही दिशा में जा रही है। कम से कम बमबारी कम हुई है, कम लोग घायल हो रहे हैं, कम लोग मारे जा रहे हैं गज़ा में। जी, डॉक्टर रिज़वी? बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कम लेकिन अभी तक 1 हफ्ते हो गए हैं, खाना-पानी वहाँ पे नहीं पहुँचा जो दवाएँ हैं और यही वजह है कि अंसारुल्लाह लाहौती ने ये खबरदार किया है, चेतावनी दी है अगर कह लें इज़राइल को और 4 दिन का टाइम दिया है कि अगर नहीं किया तो फिर हम हमले शुरू कर देंगे। ये हूती ने ये बात कही है, तो मुझे लग रहा है कि इस पे ज़रूर और लाइट का काट देना। ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी अजीब और गरीब हैं, ये प्रेशर बनाना है, ये शायद इसलिए किया जा रहा होगा कि चूँकि बातचीत अब शुरू होनी है मंडे से, तो एक प्रेशर कैप्टन साहब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि एक हमास पे प्रेशर लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट इज़राइल में हो रहा है, अपने कैप्टिव्स को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, वो गाज़ा में नज़र नहीं आ रहा है। इज़राइल हालाँकि चाहता है कि जब हम बिजली काटेंगे, जब हम परेशान करेंगे, खाना रोक देंगे, तो हमास पे दबाव होगा कि तुम लड़ाई बंद करो, तुम मान लो उनकी बातें, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। क्या डिफरेंस क्या है? मैं थोड़ा-से अगर इसको समझने की कोशिश करूँ, फिर मैं सीरिया पे ज़रूर कैप्टन साहब बात करूँगा क्योंकि वहाँ पे अभी एक साहब ने दिया है, हालाँकि कोई अभी ऑफिशियल उस तरीके की बात नहीं आई है। यूनुस चौवारा साहब ने कहा है कि 5,000 वहाँ पे जुलानी ने लोगों को मारा है, 5,000 लोगों को अब तक उन लोगों का कत्ल किया है। हम उस पे बाद में बात करेंगे लेकिन क्या इज़राइल अगर इस वजह से कर रहा है कि प्रेशर बनाया जाए और वहाँ के लोग उठ खड़े हों हमास के खिलाफ, क्या ये उनको लगता है कि ऐसा मुमकिन है कम से कम गाज़ा में, गाज़ा के लोगों के लिए? इज़राइल के अंदर फिर से कल से खूब जोर-शोर से प्रदर्शन हो रहे हैं, जहाँ पे कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, रूलिंग पार्टी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और अब लिकुद पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी इन प्रोटेस्ट को जॉइन कर रहे हैं। बंधकों के परिवार तो जॉइन कर रही हैं, जो प्रिज़नर्स हैं हमास के पास इज़राइली प्रिज़नर्स, उनके जो दोस्त हैं, गाँव वाले, कुनबे वाले, वो तो पहले थे। इस बार लिकुद पार्टी के भी कुछ मेंबरान जो हैं, वो प्रोटेस्ट जॉइन कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बाकी बचे हुए बंधक हैं, उनको घर में लाया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि नेतन्याहू अभी तक थोड़ा जो उनका पहले का ही अड़ियल रवैया था, उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो भी नेतन्याहू के ऊपर दबाव तो डाल रहे हैं कि सीज़फायर के लिए बात करें, लेकिन जिस तरह का दबाव उन्होंने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला, कि ज़ेलेंस्की तक उन्होंने पैर के नीचे से दरी खींच ली। उस तरह का दबाव डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर बातचीत करने के लिए नहीं डाले हैं अभी तक। लेकिन बहरहाल इज़राइल का डेलीगेशन कतार में गया है। गज़ा के अंदर जब से बिजली गई हुई देखिए गज़ा में एक चीज़ तो है कि गज़ा के लोग पिछले 17 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अब आदी हो गए हैं। गज़ा में ऐसे भी पहले बिजली जो है वो कभी आती थी, कभी जाती थी क्योंकि बमबारी की वजह से सारे जो इज़राइल से जो मेन लाइन जाते थे गज़ा की तरफ बिजली लेके वो हमेशा डैमेज्ड ही रहते थे। और कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया। दूसरी बात कैप्टन साहब, दूसरी बात हम ये भी देखें ना कि वहाँ घर ही नहीं बचे। वहाँ घर ही नहीं है तो लाइट और ये वो मतलब लेकिन इसके बावजूद ये हरकत जो है ये ज़रा से गैर इंसानी बिल्कुल से क्रूरता वाली बात अगर हम कह लें, कि आप वहाँ पे दवा नहीं भेज रहे हैं, ये आम लोगों को जिस तरीके से जी कैप्टन साहब कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक़्त गज़ा में सबसे ज़्यादा बिजली दरकार है, गज़ा में जो थोड़े बहुत अस्पताल काम कर रहे हैं। गज़ा के जितने बड़े-बड़े 10 या 11 अस्पताल थे, उनको तो इज़राइल ने बमबारी करके उड़ा दिया। लेकिन क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग घायल हैं 1,14,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायल ये ऑफ़िशियल फ़िगर है और घायल की डेफ़िनिशन ये नहीं कि थोड़ा-सा 1 चम्मच खून निकल गया। ये ऐसे लोग हैं जिनके हाथ-पाँव उड़ गए हैं। कोहनी से आगे हाथ उड़ गया है, पूरा का पूरा कंधा से हाथ उड़ गया है। तो इन लोगों को लगातार हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो गाज़ा में इस वक़्त जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं जो रेड क्रिसेंट
के वॉलंटियर ग्रुप्स हैं या व्हाइट हेलमेट्स के वॉलंटियर ग्रुप हैं, वो काम कर रहे हैं इन घायल लोगों को मदद करने की। तो वहाँ अभी छोटे-छोटे करीबन अस्पताल तो नहीं, हम कह सकते हैं डिस्पेंसरी टाइप चल रहे हैं 30-40 जगह पर। इन लोगों को बिजली की ज़रूरत थी। तो रमज़ान का महीना है, एक खुशियाँ मनाने का महीना है, उसके लिए तो बिजली की दरकार है, लेकिन ये जो 30-40 छोटे-छोटे डिस्पेंसरी चल रहे थे, जहाँ पे कि घायल लोगों का इलाज चल रहा है, इन लोगों को बिजली की दरकार थी। जहाँ तक सिनई में खड़े हुए 600 ट्रक्स का मामला है, वो अभी तक फँसा हुआ है। इज़राइल ने अभी तक उन ट्रकों को खुलेआम छूट नहीं दी है कि वो जा सकें। हम सिर्फ़ उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता है, ईद से पहले अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव आना चाहिए। ख़ासतौर से अरब मुल्कों का दबाव आना चाहिए इज़राइल के ऊपर कि ईद के पहले वो इन ट्रकों को अंदर जाने दें। क्योंकि ठीक है, इज़राइल कहता है कि वो इन ट्रकों को इंस्पेक्ट करेगा। ज़ाहिर बात है, ठीक है, इंस्पेक्ट कर ले। इज़राइल को ये डर है कि इन ट्रकों में ऐसा ना हो कि चलो हथियार तो नहीं है, लेकिन इज़राइल दावा करता है इन ट्रकों से बिजली का सामान अंदर जा रहा है, बिजली के तार अंदर जा रहे हैं। इन ट्रकों से डीज़ल जा रहा है, जो कि इज़राइल कह रहा है कि वो डीज़ल आम आवाम को गज़ा में नहीं पहुँच रहा है, लेकिन हमास के लड़ाकों को पहुँच रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये मदद जो है गज़ा में अंदर जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और यूनरवा जो है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज वेलफेयर एसोसिएशन, उनका कहना है कि गजा में खाने-पीने की चीज़ों की बड़ी तंगी है, दवाइयों की कमी है और सबसे बड़ी बात है कि गजा में अब जैसे-जैसे लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो रहने के लिए जगह नहीं है। लाखों की तादाद में लोग अपने-अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उनके वहाँ रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बात अब कतार पे अटकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खास करना पड़ेगा ताकि कतार में इस बार इज़राइल थोड़ा-सा नरम रुख अख्तियार करे और जो फेज़ 2 है सीज़फायर का, उसके लिए राज़ी हो जाए। जी, डॉक्टर रिज़वी?